हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com एंड आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्वार्टर फोर की टीडीएस की सैलरी वाली रिटर्न को किस तरीके से हमको फाइल करना है। एनेक्सर टू काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैंने में बताऊंगा किस कॉलम में आपको क्या यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा क्या यहाँ पे चालान में चेंज आया है, किस तरीके से जो नए वाले चालान हैं वो कैसे बनाने हैं, पुराने वाले चालान हैं वो कैसे बनाने हैं। अभी तो क्वार्टर फोर के लिए आपको पुराने वाले मेथड से ही चालान प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा कैसे हमको टीडीएस की कैलकुलेटर के अंदर कंप्यूटेशन करनी है, सारी चीज़ें बताऊँगा। कैलकुलेटर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी मास्टर शीट्स हैं, आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे ई-फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस चैनल पे लाता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 24Q के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करनी होती है। पहली आपकी टीडीएस आरपीयू 5.9। सर ये हमको कहाँ से मिलती है? तो आपको यहाँ पे आ जाना है। ये प्रोटीन की आपकी वेबसाइट होती है। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड पे आओगे, यहाँ पे आप ई टीडीएस पे आओगे, क्वार्टरली रिटर्न रेगुलर पे आओगे। ये वाला टैब जो है, ये वाला डैशबोर्ड जो है आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है? अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी जो ई टीडीएस टीसीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी है, वर्जन 5.9 फॉर रेगुलर एंड करेक्शन स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है? ये आपकी जिप फाइल यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है, यही एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे वर्किंग करनी होती है। सर वर्किंग किस किस चीज़ की करनी है, आराम से समझिएगा। ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी की वर्किंग करनी होती है। सर ये अप्रैल टू मार्च हमको कौन डाटा प्रोवाइड करता है? जो भी मैनेजमेंट है आपका, जो भी एचआर वगैरह होते हैं, वो ये डाटा प्रिपेयर करते हैं। कितने एम्प्लॉय को किस तरीके से यहाँ पे सैलरी यहाँ पे जा रही है, किस तरीके से उनका पीएफ कट रहा है, किस तरीके से उनको एचआरए वगैरह अलाउ किया जा रहा है, ये सारी प्रिपरेशन उनकी रहती है। ये आपको मंथली मार्च तक की मिल जाती है। ठीक है? इसके अलावा हमको यहाँ पे खाली टीडीएस का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना होता है, वो आपका टीडीएस कैलकुलेटर से निकल कर आ जाता है। ठीक है? इसके अलावा हमको एडिशनल चीज़ें भी प्रिपेयर करनी होती है। पैन ऑफ द एम्प्लॉयी है, डेट ऑफ बर्थ है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी जो यूटिलिटी है उसमें काम में आती हैं। दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें मैंने भी आपके लिए प्रिपेयर कर ली है। इसके अलावा चालान की डिटेल भी मैंने प्रिपेयर कर ली है अलग से। ठीक है? चालान में क्या चेंजेस आए हैं वो भी आप लोगों को भी बता दूँगा। ठीक है? इसके अलावा कोई भी हमको अदर डिटेल चाहिए होती है, जो हमको यूटिलिटी के अंदर फिल अप करनी होती है, वो भी मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी है। ठीक है? अब मैं बात करूँ यहाँ पे कैलकुलेटर की, तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेटर होता है एम्प्लॉयी का, यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड आता है, ये आपकी सैलरी शीट से आ जाता है, पैन नंबर भी वहाँ से आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें। सर डेट ऑफ बर्थ क्यों इनकॉर्पोरेट करी जाती है? देखो, कभी भी कोई कैलकुलेटर है, कोई भी यहाँ पे यूटिलिटी है, उसके अंदर कुछ कमांड ऑटोमेटिकली फिट होती हैं, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि उसका यहाँ पे यूज़ क्या है। देखो, टीडीएस की जब भी आप यूटिलिटी के अंदर डिटेल डालते हो तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि ये जो एसएससीएस का टाइप क्या है, ये अदर है, ये सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है। उसके लिए यहाँ पे एज जो है वो मैटर करती है। दैट्स वाई यहाँ पे डीओबी जो है हमको डाल के चलनी होती है। ठीक है? इसके अलावा लैंडलॉर्ड का पैन किस केस में हमको चाहिए होता है? जब भी 1 लाख से ज़्यादा का जो रेंट है वो यहाँ पे किया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का जो पैन है वो भी फर्निश करना होता है और उसकी डिटेल भी हमको टीडीएस रिटर्न के अंदर डालनी होती है। ठीक है सर? इसके अलावा मैं बात करूँ, ये बेसिक आपकी कहाँ से आती है? बेसिक आपकी इस सैलरी शीट की जो एनुअल सैलरी होती है। ठीक है? मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी बेसिक आ जाती है। ठीक है? उसके बाद डीए जो है वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है? उसके बाद एचआरए, एचआरए यहाँ पे आपका टोटल जो यहाँ पे कंपनी पे कर रही है वो, उसके अलावा जो एक्चुअल रेंट के अलग से मैंने यहाँ पे बना रखा है कॉलम। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयी पे कर रहा है एक्चुअल रेंट, वो आपको यहाँ पे फिल अप करना होता है। ठीक है? ये आपके एचआरए की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाती है, कितना यहाँ पे एग्जम्प्ट है, कितना यहाँ पे टैक्सेबल है, पूरा यहाँ पे कैलकुलेटर आपका प्रिपेयर कर देता है। इसके अलावा अदर अलाउंस कोई है तो अदर अलाउंस सैलरी शीट में यहाँ पे एनुअल पे आना है आपको। अदर अलाउंस जो भी है ये आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है? इसके अलावा कोई भी आपका एरियर है या फिर सैलरी फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर है, तो वो आप लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चल सकते हो। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन है तो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे, अदरवाइज यहाँ पे 0 करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। सर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा है? मैं बताऊँ, ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। आपने यहाँ पे जो रिज़ाइम है वो यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे ओल्ड करोगे, यहाँ पे आपकी 50,000 हो जाएगी। ठीक है? बात समझ में आई? येस या नो? ठीक है सर।
अब हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग इसको न्यू कर देते हैं। इसके अलावा टीडीएस कैलकुलेटर में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे कई बार एम्प्लॉय जो है वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फर्निश करता है एम्प्लॉयर को, जनरली नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली भी नहीं करते हैं, बट इन केस कोई अगर करे तो आपको यहाँ पे डाल के चलना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे डाल के नहीं चलना है, ठीक है। इसके अलावा कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्क्लोज करता है तो आपको यहाँ पे डालनी है। एंड इसके अलावा कोई भी डिडक्शन है। अब एक बात बताइए, ग्रीन सेल में क्या है, ग्रीन सेल में जो भी आपके न्यू रिजाइम के अंदर डिडक्शन अलाउड है वो आपको यहाँ पे डाल के चलनी है। एक बात बताइए, यहाँ पे सारे न्यू रिजाइम वाले हैं तो 80C में आप लोग यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे खाली 80CCD2 की यहाँ पे डिडक्शन जो है वो अलाउ करी जाती है, ठीक है सर। उसके बाद आपका यहाँ पे जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है, ये आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर आता है। बट मैं बात करूँ तो इस साल ज़्यादातर क्या मोस्टली एम्प्लॉय जो 99% है वो न्यू रिजाइम के अंदर ही जाएंगे, बिकॉज उसके अंदर जो 12 लाख की लिमिट है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से उसके अंदर अलाउड है, ठीक है सर। तो न्यू वाले के अंदर आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स बिफोर रिबेट आ रहा है, उसके बाद रिबेट एंड मार्जिन रिलीफ की कैलकुलेशन, ये सारा जितने भी ग्रीन सेल है इसके अंदर ऑटोमेटिकली डाटा अपने आप आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है और आप लोग डाल भी नहीं पाओगे बिकॉज ये सेल जो है ये लॉक है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये आपका यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाता है, जिस भी केस में यहाँ बन रहा है उस केस में टैक्स आ जाएगा। एंड आपका यहाँ पे मंथली के हिसाब से भी टीडीएस का अमाउंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सैलरी शीट में दिखा भी देता हूँ, ये जो मंथली वाला डेटा है ये हमने यहाँ पे टीडीएस के तौर पे डाल दिया है, ठीक है। हम लोग बात करें इस वाले एम्प्लॉय की 13433 मंथली आ रही है, 13433 मंथली आ रही है। और हम लोग बात करें यहाँ पे एनुअली की तो 161,200, ठीक है। तो एनुअली भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट आ रहा है 161,200, ठीक है सर। मैंने आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना बता दी, वर्किंग कैसे करनी है वो बता दी। अब मैं आप लोगों को इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाके चालान कैसे प्रिपेयर करना है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको 10 नंबर से लॉगिन कर लेना, उसके बाद आप लोगों को ई फाइल पे आके यहाँ पे ई पे टैक्स के ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब आपका इनकम टैक्स 2025 का भी यहाँ पे अलग से प्रोवाइड कर दिया है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, असेसमेंट ईयर 26-27 तक और अर्लियर, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं Q4 की रिटर्न जनवरी से मार्च वाली, तो ये आपकी असेसमेंट ईयर 26-27 में फॉल करेगा, तो आपको इसके अंदर चालान प्रिपेयर करना है। इसको आप लोगों को कंटिन्यू करना है, इसको आप लोगों को न्यू के ऊपर क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 है तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे 26-27 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख के चलिए, सेक्शन नंबर 192 आपका सैलरी का होता है, इसको यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड भी देखने को मिल जाता है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको इस कोड के अंदर जो है चालान क्रिएट करना होता है, ठीक है। इसको आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद जो भी टैक्स का अमाउंट है टोटल आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे जनवरी का अलग बनेगा, मार्च का अलग बनेगा, फरवरी का यहाँ पे अलग बनेगा, 3 चालान आपके क्रिएट होंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे टीडीएस की जो यूटिलिटी है Q4 के अंदर उसके अंदर डिटेल जाएंगी, ठीक है। इसको आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए टैक्स का अमाउंट डाल के। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट करके आपका जो चालान है वो क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर सीरियल नंबर, बीएसआर वगैरह आपको जरूरत होती है वो आप यहाँ पे अलग से शीट के अंदर ही यहाँ पे डाल लीजिएगा। जो अमाउंट आपको टीडीएस का अमाउंट है, टैक्स का अमाउंट है वो आपने डाला है, बीएसआर हो गया। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, उसके बाद चालान नंबर, ये क्या है ये अभी मैं आपको यूटिलिटी के जरिए आगे समझा दूंगा, ठीक है सर। अब मैंने आपको चालान क्रिएट करना ही बता दिया। अब हम लोगों को सिंपली आ जाना है यहाँ पे, अपनी जो आरपी की यूटिलिटी है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आइएगा, यहाँ पे आपको मिलती है विंडो बैच फाइल, इसको आप लोग ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग रन कर दीजिए। आपके सिस्टम के अंदर जावा जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका जो भी फॉर्म है 24 क्यू है हमारा, रेगुलर है तो रेगुलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्लिक टू कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है सर। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, आप लोग आराम से समझिएगा, ये आपकी डिटेल आती है। पहले नंबर पे पर्टिकुलर्स ऑफ स्टेटमेंट आ रहा है, इसके अंदर आपको 10 नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं बात करूँ हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे 25-26 है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ डिडक्टर कौन है, डिडक्टर यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी करोगे, फर्म है तो फर्म करोगे, इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना होता है। इज दिस अ रिवाइज रिटर्न, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। देन फिर अपडेट डिडक्टर डिटेल यहाँ पे आता है, इंडिकेट ओनली इफ चेंज इन डिडक्टर डिटेल अगर हुई है तभी आपको करना है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बाकी सारी फील्ड को यहाँ पे रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न को यहाँ पे आपको नहीं डाल के चलना है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे आप Q4 सेलेक्ट करोगे, ऊपर आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनेक्सर 2 भी सैलरी डिटेल वाला भी आपका यहाँ पे
आ जाता है, ठीक है? इसका आपका क्वार्टर वाइज़ जाता है एनेक्स्चर 1 जनवरी का जाएगा, उसके बाद फ़ेब का जाएगा, उसके बाद मार्च का जाएगा और एनुअली आपका एनेक्स्चर 2 में जाएगा और फिर आपका एनेक्स्चर 2 से ही फॉर्म नंबर 16 जो है एम्प्लॉयी का जनरेट होता है। ठीक है सर? आप लोगों ने सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे समझ लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉयर की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल अप करनी है, नेम है, तो नेम यहाँ पे ब्रांच अगर कोई नहीं है तो आपको यहाँ पे एनए करके चलना है, ठीक है? उसके बाद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल होता है, ठीक है? मैं बात करूँ अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होता है जैसे डीडीओ कोड है एंड यहाँ पे पीएओ कोड है, तो पीएओ कोड जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मास्टर पे आइएगा, ठीक है? मास्टर में आपको खाली सर्च करना है, ठीक है? ये आपका आ जाता है, ये ऑप्शनल है फॉर डिडक्टर टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बॉडी यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है और ये ऑप्शनल है, ठीक है? आप लोगों को यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हो नॉर्मल वाले तो आप लोगों को यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल अप नहीं करनी है। स्टार वाली जितनी भी है, फ्लैट नंबर है एंड एरिया लोकेशन है एंड पिन कोड है, जितनी भी मैंडेटरी डिटेल हैं, ठीक है? स्टेट वाली हैं एंड यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह है, ये आपको फिल करनी है। हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न से एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद स्टेट जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल के चलोगे। देन उसके बाद मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 3 की पार्टिकुलर्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स सेम एज़ अबव करोगे ऊपर वाला ये तो यहाँ पे सेम एज़ अबव ही जनरली ज़्यादातर केस में होता है, ठीक है? इसके अलावा इसकी डेजिग्नेशन बतानी होती है एंड यहाँ पे आपको हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न ये तो आपका यहीं से आ जाएगा। हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24 की फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड अगर यहाँ पे फाइल्ड है तो येस करके यहाँ पे आपको रिसीट नंबर भी उसका जो है प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है इस पेज की मैं सारी फिल अप कर लेता हूँ। देन हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप चालान के ऊपर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिल अप कर दी है। इसके बाद आप लोग एक बार क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, कोई भी एरर होगी तो यहीं पे शो हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टैब है वो ओपन हो चुका है। प्लीज़ एंटर चालान डिटेल। सो हम लोग बात करें चालान वाला टैब हमारा जो था हम लोगों को आ जाना है। हम लोगों ने 3 चालान जो है वो क्रिएट करे हैं, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे सिंपली आपका ऐड रोज़ पे जाएँगे। यहाँ पे हमको 3 रोज़ जो हैं वो ऐड करनी है। अब आप लोगों को यहाँ पे स्टेप वाइज़ डिटेल फिल अप करनी है, ठीक है? सबसे पहले आपका यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट है, मैंने उसी स्ट्रक्चर में बनाया है जिससे आपका यहाँ पे सिंपली ये आ जाए, ठीक है? ये आपका आ चुका है। उसके बाद सरचार्ज जो है वो यहाँ पे 0 रहता है एंड एजुकेशन सेस भी आपको यहाँ पे 0 रहता है। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह भी 0, फीस वगैरह भी आपकी 0 रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएसआर कोड, ठीक है? बीएसआर कोड आपको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है? इसके बाद आपका डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान और डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है? तो ये वाली डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपने जो चालान क्रिएट करा है उससे मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे चालान का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, तो मैं वो डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ आप लोगों को यहाँ पे अदर्स वाले में भी 0 रखना है। उसके बाद यहाँ पे माइनर हेड ऑफ चालान टीडीएस पेबल बाय टैक्स पेयर। देखिए जब भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? माइनर हेड ऑफ चालान 200 टीडीएस पेबल बाय जब भी टैक्स पेयर यहाँ पे टीडीएस जो है वो पे कर रहा है तो 200 में जाता है एंड जब भी ये रेज़ बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो आपको यहाँ पे 400 वाला जो हेड होता है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? हमने यहाँ पे 200 का सेलेक्ट किया था, तो सिंपली हमको यहाँ पे आना है 200 वाले पे, यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसको आप लोगों को पेस्ट कर देना है। इसके अलावा मोड ऑफ डिपॉज़िट थ्रू बुक एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नो ही रखना है। नो क्यों रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। नो इसलिए रखना है बिकॉज़ ये जो बुक एडजस्टमेंट वाला होता है ये आपकी गवर्नमेंट एंटिटी के केस में यहाँ पे येस करना होता है, अदरवाइज़ ये आपका नो ही रहेगा, ठीक है? इसके बाद आप लोग इसको सेव कर दीजिए, ठीक है? सेव आपको जहाँ पे भी करना है एक बार यहाँ पे आप लोग मैं तो डेस्कटॉप पे कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए, फ़ाइल आपकी यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनेक्शन नंबर 1 के अंदर डिटेल फिल अप करनी है। सर एनेक्शन नंबर 1 के अंदर क्वार्टर वाइज़ डिटेल जाती है, येस या नो? चीज़ें बिल्कुल क्लियर करवा के बेसिक से समझा रहा हूँ और एडवांस लेवल पे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे छुड़वाई नहीं जा रही है। तो ध्यान से पूरी वीडियो आराम से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा वरना यहाँ पे टीडीएस में बहुत करेक्शन आती है और बहुत क्वेरी आती है, ठीक है? आपकी टीडीएस रिटर्न सही तरीके से आप लोग फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है सर? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आपको दोबारा से रो जो है वो यहाँ पे ऐड करनी होती है। रो कितनी ऐड करनी है ध्यान से सुनिएगा। चालान कितने थे? 3 थे। 3 क्यों थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है सर? अब हम लोगों को एक चालान के ऊपर कितने एम्प्लॉयी थे उस हिसाब से यहाँ पे रो जो है वो ऐड करनी है, ठीक है? हमको यहाँ पे सैलरी शीट के ऊपर आ जाना है। हम लोग सबसे पहले जैन मंथ में जाते हैं और यहाँ पे फ़ेब मंथ में जाते हैं तो 20, 20, 20 मतलब 3 महीने के अंदर यहाँ पे 60 एम्प्लॉयी हैं। तो एक चालान के ऊपर 20 एम्प्लॉयी, जनवरी के ऊपर 20, फरवरी के ऊपर 20 एंड मार्च के ऊपर 20। बात समझ में आई, ठीक है? इंसर्ट रो करनी है। फर्स्ट चालान के ऊपर 20, सेकंड चालान के ऊपर 20,
थर्ड चालान के ऊपर 20 इसको आप लोग ओके कर दीजिए। ठीक है सर। अब हम लोगों को बात करनी है सेक्शन अंडर व्हिच पेमेंट मेड। देखो एक बात बताऊँ आपको, सेक्शन आपको मास्टर जो है उसके अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल F करना है, मैं आपको यहाँ पे सीधे लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट जो भी है, पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन यूनियन गवर्नमेंट हो रही है तो यहाँ पे 92 ए में जाएगा। पेमेंट मेड टू अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऊपर था खाली यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे था अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट वाले जो हैं वो आपके यहीं पे आ जाते हैं, ये आपका 92 बी के अंदर जाता है। ठीक है, जो भी आपको कंफ्यूजन आती है तो आप लोग इस वाली शीट के अंदर आके चेक कर सकते हो। ठीक है सर, तो मैंने इसके लिए अलग से बना रखा है आपका अदर्स के अंदर आप लोग आओगे, यहाँ पे आपको 92 बी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से आना है। आप लोग माउस से आओगे तो यहाँ पे सही तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस वाले स्टेप पे आना है, प्रीवियस वाले पे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है जहाँ पे आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल वी कर देना है, 92 भी आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है जैन मंथ का। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर 314 के अंदर। ठीक है, तो एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। बात समझ में आई, यस या नो? ठीक है, उसके बाद पैन ऑफ एम्प्लॉय और सीनियर सिटीजन, यहाँ पे पैन ऑफ एम्प्लॉय भी हम लोगों ने एनुअल सैलरी के अंदर यहाँ पे डिटेल जो है, एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे क्लाइंट की हमने फीड अप करी थी। ठीक है, इसको आप लोगों को कॉपी करना है, इसको आप लोगों को पेस्ट कर देना है। अभी हम खाली जैन मंथ का कर रहे हैं, फेब मार्च का सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट होना है। ठीक है सर, आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ से हमको कॉपी करना है एंड हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे 31 जैन को ही पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बना लेना है 31, यहाँ पे आपका आएगा 01/2026। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कंट्रोल डी करके कंट्रोल सी करके देन इस वाले टैब में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन फिर यहाँ पे अमाउंट पेड एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको जैन मंथ के अंदर आना है। यहाँ पे टोटल पे यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी कर रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना है। 320 के अंदर आपका यहाँ पे टीडीएस से पहले वाला अमाउंट जाता है जितना टोटल पे किया जा रहा है। ठीक है, सो हम लोगों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट हमसे पूछ रहा है, सो हम लोग यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट हम लोगों को सेलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे रुपीज़ का आ गया है तो यहाँ पे हम लोगों को इसको अलग से यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पे एज अ वैल्यू हमको पेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसके हम लोग पॉइंट वगैरह हटा देते हैं, इसको हम लोगों को कॉपी करना है एंड ये फिर हमको यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमको यहाँ पे टीडीएस का भी करना है। सो टीडीएस का भी हमारा यहाँ पे रुपीज़ में आ रहा है, सो हम लोगों को यहाँ पे आना है, कंट्रोल ऑल्ट वी करना है, एज अ वैल्यू हमको पेस्ट करना है, कंट्रोल सी करेंगे, हम लोग यहाँ से उठाएंगे एंड हम लोग यहाँ पे आके टीडीएस के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन ऐसे इसी के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमको 0 करना है, जहाँ पे मैंने आपको बता रखा है। जहाँ पे भी आपको 0 करना है तो यहाँ पे आपको यहाँ से उठाना है एंड सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, यहाँ पे भी 0 कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स डिपॉजिट आपका आ चुका है मंथली वाला। उसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन आपकी यही वाली होती है 31, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, यहाँ वहीं पे हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों ने डिडक्ट कर लिया है, तो हम लोगों को यहाँ से ये उठाना है। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद 326 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है रिमार्क्स रीज़न फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन और हायर डिडक्शन। अगर ये हुआ है जनरली 0.1% के इसमें होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर हुआ है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर वो आपको प्रोवाइड करना है, अदरवाइज़ इसको आप लोगों को कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ये आपका जैन मंथ का पूरा डेटा जो है वो हो चुका है। अब मैं फेब एंड मार्च का भी एज इट इज़ यहाँ पे उस पर्टिकुलर मंथ से उठाकर पेस्ट कर देता हूँ। देन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अपने एनेक्सर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा तीनों मंथ का यहाँ पे पूरे क्वार्टर का जो है डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब हम लोगों को एनेक्सर 2 के ऊपर आ जाना है। अब आप लोगों को दोबारा यहाँ पे ऐड रो करनी है। सर हम तो परेशान हो गए कहाँ पे हमको कैसे रो जो है वो ऐड करनी है। पहले हमको चालान में ऐड करनी है, उसके बाद एनेक्सर 1 के अंदर, उसके बाद एनेक्सर 2 के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कोई भी चीज़ इसलिए रटवा नहीं रहा हूँ। सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। 3 चालान बनेंगे, मंथ वाइज़ बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को 3 चालान डालने हैं, 3 रो ऐड करिए। एक चालान के ऊपर एम्प्लॉयी कितने, 1 मंथ के अंदर वो आपका एनेक्सर 1 के अंदर आता है। 3 चालान पर के अंदर एम्प्लॉयी कितने 20 तो यहाँ पे 60 हो गए थे। ठीक है सर। एनेक्सर 2 के अंदर आपकी यहाँ पे एनुअली रिटर्न जाती है। जितने भी एम्प्लॉयी हैं आपके पूरे साल के अंदर वो आपको यहाँ पे डाल के चलने होते हैं।
तो मैं बात करूँ, हमारे केस में यहाँ पे 20 एम्प्लॉयी थे, ठीक है? ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ये आपके एनुअल वाला है, उसके बाद टीडीएस जो कैलकुलेटर है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपके जो हैं 20 एम्प्लॉयी आ रहे हैं। अब आप लोगों को इसका यूज़ ज़्यादा करना है टीडीएस कैलकुलेटर का। अभी तक जो आपकी सैलरी शीट थी, एनुअल वाली और मंथली वाली, उसका यूज़ कर रहे थे। अब आप लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर आ जाना है, ठीक है सर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों को आ जाना है और हमको यहाँ पे 20 रो जो हैं 20 एम्प्लॉयी थे, ठीक है? वो हमको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है? सबसे पहले हमसे क्या माँग रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, हम लोगों को यहाँ पे आना है, कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे करके कंट्रोल वी कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयी क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयी यहाँ से कैलकुलेटर से उठाना है, यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। सर कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। डिडक्टिव टाइप, मैंने आपसे बोला था ना, कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पे लॉजिक यही था। डिडक्टिव टाइप आपसे यहाँ पे पूछता है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, अदर्स वाले को सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है? मैंने आपको पूरा मेथड बता रखा है। पहले आपको प्रीवियस कॉलम के ऊपर आना है, देन यहाँ पे आना है, देन आपको यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। बात समझ में आई? यस या नो? डेट फ्रॉम व्हिच एम्प्लॉयड विद करंट एम्प्लॉयर इन करंट फाइनेंशियल ईयर, कब से ये पर्सन जो हैं इस एंटिटी के अंदर, इस एम्प्लॉयी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो हम तो ये अज़्यूम कर रहे हैं, अगर आपके केस में डिफरेंट केस है, कोई जो एम्प्लॉयी है वो बाद में आया, तो उसकी डेट आपको बाद वाली डालनी है, ठीक है? बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है? अब आप लोगों को सैलरी शीट पे अदर्स वाले पोर्शन में आना है, जितने भी अदर्स वाली चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है? तो हमारा 1/4/2025 को यहाँ पे इस एम्प्लॉयर के अंदर जॉइन किया था सभी एम्प्लॉयी ने, सो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद डेट टू व्हिच एम्प्लॉयड विद, कब तक यहाँ पे काम किया है, ठीक है? दोबारा हमको यहाँ पे आना है, यहाँ पे 31 मार्च 26 तक इस एम्प्लॉयी ने काम किया है, तो हमको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है सर? अब हम लोग बात करें रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर के पास तो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है? बिकॉज़ हमारी जो है करंट एम्प्लॉयर के अंदर ही है, सो 0 वाला हमको सैलरी शीट में आना है, 0 वाला यहाँ पे उठाना है, कंट्रोल सी करना है एंड यहाँ पे आके हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16(2) आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है उसके रिगार्डिंग डिडक्शन, तो ये भी हमारी 0 ही है, हमको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16(3) ये आपका प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग होता है, इसको यहाँ पे आपको कर देना है। देन फिर आपके यहाँ पे टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 16 आइए, ये आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो होती है, ठीक है? तो ये आपको मिल जाती है ओल्ड डिज़ाइन के अंदर 50,000, अदरवाइज़ यहाँ पे 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके चलनी है। यहाँ पे आपको कंट्रोल सी करना है, सिंपली यहाँ पे आपको ऐसे करके पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉयी, सो यहाँ पे कुछ है तो आपको फिल करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे 0 यहाँ से उठाना है और वहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है सर? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमसे पूछ रहा है अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन नंबर 80 सीसीजी, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है चैप्टर 6 ए के अंदर। अच्छा ये पता है क्या है? ये आप रिज़ाइन सेलेक्ट करोगे ना तो ये कुछ डिडक्शन यहाँ पे हट जाएँगे अभी, ठीक है? उसके बाद आप हम लोग जो भी बचेंगे वहाँ पे 0 फीड अप कर देंगे, बट अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, देखो सैलरी नहीं पूछा, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मैं बताऊँ ये रिटर्न कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया इन्होंने? सैलरी बाद में जाके पूछेगा। मतलब एक होता है ना कि आपको टैक्स कितना भरना है, कई जो प्रोफेशनल होते हैं उसके हिसाब से P&L बनाते हैं, बट वो सही स्ट्रक्चर नहीं है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही मेथड फॉलो किया है, पहले आपसे टैक्स पूछ रहा है, उसके बाद आपसे सैलरी की जो डिटेल है वो पूछ रहा है, बट कोई बात नहीं। ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। यहाँ पे आपको आ जाना है सिंपली, ठीक है? यहाँ पे मैं बात करूँ जो बिफोर रिबेट वाला होगा आपको उसको लेना है न्यू रिज़ाइन के अंदर, ठीक है? तो इनकम टैक्स बिफोर रिबेट वाला आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है? कंट्रोल सी करना है एंड यहाँ पे आके आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद कोई सरचार्ज है तो यहाँ पे आपको लेना है, अदरवाइज़ इसको भी 0 कर देना है। सर ये 0 कहाँ से लें? ये आप यहाँ से ले सकते हो, 0 से कहीं से भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है सर? तो उसके बाद यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पूछता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? उसके बाद इनकम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन नंबर 89, देखो जो भी एरियर वगैरह के ऊपर रिलीफ वगैरह मिलती है 89 की, तो वो कोई भी एम्प्लॉयर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे सिंपली 0 फीड अप करता है और बोलता है एम्प्लॉयी को कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करो तब आराम से उसकी कंप्यूटेशन करवाना और अपनी आईटीआर में दिखाना और रिफंड अगर बनता है तो ले लेना, ठीक है सर? अब मैं बात करूँ टोटल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको स्लाइड कर देते हैं,
एंड अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स बाय करंट एम्प्लॉयर फॉर होल ईयर, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट पूछ रहा है। सो टोटल टैक्स पेबल हमारा टीडीएस वाला ये रहा, ठीक है। इसको हम लोगों को उठाना है, ये एक ज़ीरो और नीचे आएगा, ठीक है। इसको हम लोगों को उठाना है एंड यहाँ पे हम लोगों को पेस्ट कर देना है। देन फिर यहाँ पे हमसे पूछा है रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स बाय अदर एम्प्लॉयर। अदर एम्प्लॉयर ने तो हमारा वाला केस यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है। सो हम लोगों को यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया। देन पूछ रहा है वेदर टैक्स डिडक्ट एट हायर रेट। तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन तो कोई है नहीं, सबने फर्निश किया है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नो वाला जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है वेदर एग्रीगेट रेंट पेमेंट एक्सीड ₹1,00,000 किसी की है क्या। सो हमारे केस में नहीं है, अगर किसी की है तो यहाँ पे आपको यस करके उसके बाद लैंडलॉर्ड की यहाँ पे डिटेल जो है वो फर्निश करनी है, यहाँ पे पैन नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड करना होता है। इफ़ एग्जाम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन नंबर 1013A, तो यहाँ पे पैन ऑफ लैंडलॉर्ड आपको प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे आप कितने लैंडलॉर्ड की डिटेल फिलअप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 4 लैंडलॉर्ड की डिटेल जो है वो फिलअप कर सकते हो। वेदर इंटरेस्ट पेड टू लेंडर अंडर टू हैड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट वगैरह कोई है तो आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया आपके एम्प्लॉय ने। सो ये भी आप 4 लेंडर तक जो वो डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे वेदर कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वाले पोर्शन के ऊपर आके भी यहाँ पे नो कर देना है, यहाँ पे ऐसे होगा नहीं, ऐसे ये पूरे में 9 हो जाएगा, ठीक है सर। अब एक बार मैं आपको रिज़ाइन वाला जो है यहाँ पे आपको सुपरएन्यूएशन फंड में भी आपने नो कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपसे ग्रॉस सैलरी वगैरह पूछ रहा है, ग्रॉस सैलरी कोई पर्क है तो पर्क, यहाँ पे प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यहाँ पे ट्रैवल कंसेशन है तो आपको यहाँ पे फीड अप करना है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है तो आपको यहाँ पे डालना है, हाउस रेंट अलाउंस कोई है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। बट उससे पहले मैं आपको रिज़ाइन वाले पोर्शन पे ले जाता हूँ एंड रिज़ाइन वाला पोर्शन आपका ये रहा, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी। देखो इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना है हमको, थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है सर। ये आपका ये रहा, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएसी, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए था अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाला। नया वाला ऑप्शन क्या है, वेदर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 बीएसी 1A एप्लीकेबल फ्रॉम 23-24 ऑनवर्ड। मतलब अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर जाना है, ऑप्ट आउट करना है न्यू वाले से, तो आप लोग यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। अगर आप लोगों को न्यू वाले के अंदर जाना है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे नो करके चलोगे। बात समझ में आई सर, नहीं आई? तो एक तरीके से रट्टाफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। नो जो है वो आपका न्यू वाला होता है एंड जो यस है वो आपका ओल्ड वाला होता है। नो न्यू दोनों का फर्स्ट लेटर एन हो गया ना, तो आप लोग यहाँ पे वो यूज कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नो कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों के काफ़ी सारे फ़ील्ड जो हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जितने भी आपके डिडक्शन वाले हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक से हो जाते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी फ़ीड अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये वाला जो पोर्शन है पहले करवाया, यहाँ पे आप ट्रैवल कंसेशन अलाउंस वगैरह भी नहीं डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब डालने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोगों को यहाँ पे ग्रॉस सैलरी वाले के ऊपर आ जाना है, ये वाला सारा हमारा नो हमने कर ही दिया, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की जो डिटेल है वो यहाँ पे फ़ीड अप करनी है, ठीक है सर। तो आपका जो एनुअली वाली शीट थी आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। एनुअल सैलरी के ऊपर आना है ना, ये वाला जो होता है टोटल अर्न वाला, ये आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होता है। सो ये आपका रुपीज़ में है, आपको यहाँ पे सिंपली अदर में आना है, कंट्रोल ऑल्ट वी करना है, इसको एज अ वैल्यू में करना है, कंट्रोल सी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसके अंदर आपको यहाँ पे डाल देना है, ये ऐसे आएगा नहीं, ठीक है। सो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ पर्क वगैरह, तो आपको यहाँ पे डालना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको जीरो डाल के चलना है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जीरो डालना है, यहाँ पे भी आपको जीरो डालना है। उसके बाद डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड कम्यूटेड पेंशन वैल्यू, उसके बाद कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी, यहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं है। अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 10 के अंदर कोई है तो यहाँ पे आपको डालना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं डालना है। इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स वाली कोई है तो आपको यहाँ पर डालनी है। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारा कुछ था या नहीं था। सो यहाँ पे हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है, ठीक है। सो हम लोगों को ये सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है एंड हमको यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डाल दिया है,
ठीक है, इसके बाद एटीसी वाला आपको यहाँ पे कुछ भी डालना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे एटीसीसीडी2 ये भी आपका कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ज़ीरो वाला जो अमाउंट है वो कॉपी करना है, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? पहला आपका ग्रॉस अमाउंट होता है, दूसरा आपका डिडक्टेबल होता है, मतलब कितना अलाउ किया जा रहा है। ठीक है सर, उसके बाद आपकी यहाँ पे जितनी भी डिडक्शन वाली ये हट चुकी हैं। रिबेट अंडर सेक्शन नंबर 87 ए इफ़ एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है। रिबेट वाले पोर्शन पे आ जाना है आपको न्यू वाले केस में। सो न्यू वाले केस में आपकी रिबेट वाला पोर्शन ये रहा। सो रिबेट आपकी टोटल रिबेट मार्जिन रिलीफ को मिलाकर यहाँ पे आपको ये उठाना है। कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल वी यहाँ पे कर देना है, ठीक है? इस केस में इतनी-इतनी रिबेट जो है वो मिली है, ठीक है? इसके बाद अदर स्पेशल अलाउंस कोई है तो यहाँ पे आपको डालना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे 0 उठा के पेस्ट कर देना है, ठीक है सर? मैं बात करूँ इसके बाद आपका अमाउंट रिपोर्टेड एज़ पर सेक्शन नंबर 192 टू बी, ये आपका जो फाइनेंस एक्ट आया था दूसरा वाला, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट किया था, नया सेक्शन लाया गया था, ठीक है? फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर ये लाया गया था। मैं बात करूँ इसके अंदर अगर किसी इनकम पे मान लेते हैं एफडी के ऊपर टीडीएस वगैरह जो वो कटा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कैलकुलेटर के अंदर ही। यहाँ पे अलग से मत करिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर डालना है। अब दिखा देता हूँ, ये देखिए टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड यहाँ पे आपका है एडजस्टमेंट वाला, तो यहाँ पे आपको डाल के चलना है, ठीक है? अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे मत डालिएगा। टीसीएस की मैं बात करूँ, अगर किसी एम्प्लॉय ने व्हीकल वगैरह जो है उसके ऊपर टीसीएस वगैरह पे किया है, तो उसकी आप लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करके चल सकते हो, देन आप लोग यहाँ पे डालिएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को सिंपली यहाँ पे भी 0 करके चलना है, ठीक है सर? सो हमारे केस में कोई भी ऐसा एप्लीकेबल नहीं हो रहा, हम लोगों ने यहाँ पे 0 कर दिया। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कोई पोर्शन रह तो नहीं गया है, ठीक है? देख लेते हैं, ये आपका ये वाला है, जितना भी आपने नो किया है ना, तो ये नो वाले में आपको यहाँ पे 0 करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बाकी सारे फील्ड में करना है, ठीक है सर? मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ये भी आपने नो कर दिया है, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ आपका 1013 ए, ये भी आपने नो कर दिया है, ठीक है? तो ये भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमारा एप्रॉक्स सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर? मैं बात करूँ यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर लेनी है पहले इस फ़ाइल को, ठीक है? मैं बात करूँ डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया है इसको, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है। कोई भी एरर होता है तो यहाँ पे शो कर देता है, सेक्शन कोड नॉट बी ब्लैंक, तो यहाँ पे सेक्शन कोड हम डालना भूल गए थे, तो हम यहाँ पे सेक्शन कोड भी डाल देते हैं, ठीक है? सो हमारा ये सेक्शन कोड 92 बी था ना, सो हम लोगों को यहाँ से उठाना है एंड हम लोगों को यहाँ पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आके दोबारा पेस्ट कर देना है। ये पूरा सेक्शन हमारा हो चुका है। देन हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट फाइल के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। देन आप लोगों का यहाँ पे जो पाथ होता है आपको वो प्रोवाइड करना होता है। सीएसआई फाइल का जो भी आप डाउनलोड करते हो उसका पाथ जहाँ पे भी जिस फोल्डर में आपने रखी है वो यहाँ पे आपको डालना है। कोई भी एरर आती है इसके अंदर तो वो आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे ब्राउज़ के ज़रिए जहाँ पे भी आपको एरर देखनी है उस फ़ोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उस पाथ को यहाँ पे दे सकते हो। एंड देन आपको यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है, आपकी कोई अगर उसके अंदर गलती नहीं होती है तो आपकी एफवीयू वाली फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर हो जाती है और वो फ़ाइल आपको ज़िप में करके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होती है और आपकी जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो यहाँ पे फाइनल हो जाती है। सर इसके अंदर जो चालान से रिलेटेड चेंज आया था वो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था। फॉर्म से रिलेटेड जो चेंज आया वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका अब ये फॉर्म नंबर 138 हो चुका है। पहले आप लोग देख सकते हो ये आपका 24Q था, ये आपका अब हो चुका है यहाँ पे 138, ठीक है सर? इसके रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एनेक्चर इन्होंने अभी भी पहले जैसे ही रखे हैं, लाइक एनेक्चर 1 जो है वो आपको हर क्वार्टर में फाइल करना है। एनेक्चर 2 एंड 3 आपको यहाँ पे क्वार्टर नंबर 4 के अंदर फाइल करना होता है, ठीक है सर? मैं बात करूँ बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। अप्रैल से जून तक की जो ड्यू डेट होती है वो यहाँ पे 31 जुलाई होती है। यहाँ पे जैन से मार्च जो क्वार्टर 4 की होती है आपकी 31 मई होती है, ठीक है सर? तो ये आपका फॉर्म नंबर चेंज हुआ है। आगे कैसे इसकी फाइलिंग होगी वो भी हम लोग सीख के चलेंगे, बट अभी के लिए आपको यहाँ पे 24Q ही फाइल करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।